हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 14 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है बेसिस ऑफ चार्ज। तो मतलब कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर हाउस प्रॉपर्टी पे किस तरह से चार्ज लगता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, उसमें चार्ज लगता है। अब ये चार्ज किस तरह से लगता है कि इसको हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू ऑफ विच द असेसी इज द ओनर विच इज़ नॉट यूज फॉर पर्पस ऑफ असेसी बिजनेस और प्रोफेशन। हम इन तीनों पॉइंट्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, उसी में आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। तो इसमें क्या होता है कि जो बिल्डिंग के साथ लैंड जुड़ी हुई होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, उस पे इनकम कंप्यूट की जाती है। अगर कोई लैंड जो है वो किसी बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, इस हेड के अंदर वो टैक्सेबल नहीं होगी। पर अगर कोई लैंड जो है वो बिल्डिंग के साथ अटैच है, जैसे कि कोई किचन गार्डन हो गया कि आपका एक फ्लैट है, आपका एक हाउस है, उसके साइड में कोई आपने गार्डन बना रखा है, और या फिर आपने कोई भी अपनी कार की उसके लिए गैराज बना रखा है या कोर्टयार्ड लगा लो। तो अगर आप कोई प्लेग्राउंड या ऐसे कुछ टाइप से आपका कुछ लैंड जुड़ा हुआ है बिल्डिंग के साथ, तो वो आपका अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग के साथ जो है टैक्सेबल होगा। अब इसकी क्या एक्सेप्शंस आती हैं कि अगर कोई असेसी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बिज़नेस को चलाने के लिए, रेजिडेंस के लिए अपना कोई भी फ्लैट या बिल्डिंग प्रोवाइड करवाता है, या कोई भी क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर प्रोवाइड करवाता है रेंट पे, तो जो उसने वहाँ से रेंट कलेक्ट किया है वो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में असेसेबल नहीं होगा। वो हमारी बिज़नेस की इनकम है, वो वहीं पे असेसेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई असेसी ने अपनी बिल्डिंग को अथॉरिटीज़ को, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ को लेट आउट किया है, रेंट पर दिया है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, बैंक, पुलिस स्टेशन, तो उनसे जो इनकम कमा रहा है वो बिज़नेस की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी। तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्सेबल ना होते हुए वो बिज़नेस वाली इनकम में टैक्सेबल होगी। उसके बाद आता है कि अगर कोई बिल्डिंग जो कि असेसी ने लेट आउट करी है और उस बिल्डिंग के साथ कोई एसेट जैसे कि मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर साथ में उसने रेंट पर दिया है, तो अगर तो हम उस मशीनरी या उस कोई भी एसेट को सेपरेट कर सकते हैं, तो वो जो भी एसेट वगैरह का रेंट है वो हमारा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, और जो बिल्डिंग का रेंट होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। पर अगर वो एसेट जो है हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि उस रेंट का जो अमाउंट है वो हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बिल्डिंग की रेंट की अमाउंट से, तो वो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। और इस पॉइंट को हम कंपोजिट रेंट से भी जानते हैं। उसके बाद आता है कि अगर कोई कंपनी जो है उसका काम ही प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करना, उसको रेंट पर देना है, तो उससे अगर उनको कोई इनकम अर्न हो रही है तो वो उनकी बिज़नेस की इनकम है, ना कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। और उस पॉइंट को हम पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन के पॉइंट से भी जानते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर असेसी जो है वो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, वो तभी लायबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के उस प्रॉपर्टी पे टैक्स करने के लिए, भरने के लिए। अब उसके बाद उसने क्या बात कही है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो बिल्डिंग को सबलेट कर देता है जिसके लिए वो खुद लीज है, तो वो उससे जो भी इनकम कमाएगा सबलेटिंग करने से, वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। उसके बाद आता है डिस्प्यूटेड ओनरशिप। तो अगर किसी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट ओनरशिप का केस चल रहा है अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ, कि भाई अभी पता नहीं है कि कौन ओनर है उस प्रॉपर्टी का, तो उस टाइम पर जब वहाँ पर कोर्ट में ये केस चल रहा है, उस टाइम पर उस प्रॉपर्टी से जिस पर्सन को, जिस भी असेसी को बेनिफिट मिल रहा है, वो उस
ऑनरशिप मतलब कि उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप मानी जाएगी उस पे, और वो उस पे टैक्स भरने के लायबल होगा। अब उसके बाद आता है इट इज़ नॉट यूज फॉर पर्पस ऑफ असेसी बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का पार्ट बिजनेस या प्रोफेशन के लिए असेसी यूज़ करता है, तो उससे अगर वो कोई भी इनकम कमाता है तो वो बिजनेस की इनकम कही जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी की, और वो हमारे प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही टैक्सेबल होगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, अगर वो कोई भी इससे इनकम कमाता है तो। पर अगर प्रॉपर्टी वो ऐसे लेट आउट कर देता है उस इंडिविजुअल को जो कि बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, तो उससे जो उसको रेंट मिल रहा है, जो भी उसको इनकम मिल रही है, वो उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही टैक्सेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड अबॉर्ड। तो इन केस अगर किसी इंडिविजुअल जो कि हमारे इंडिया में रेजिडेंट है, उसकी कोई फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी है और उससे उसको कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो वो इनकम उसकी टैक्सेबल होगी, और अगर टैक्सेबल होगी तो वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होनी चाहिए, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्जम्पशंस रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब हमारे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एग्जम्पशंस जो हैं वो टू वेज से अवेलेबल होती हैं, या तो वो फुली एग्जम्प्टेड इनकम होंगी या फिर वो ग्रोस टोटल इनकम से डिडक्ट होती होंगी। तो सबसे पहले इसमें आता है फुली एग्जम्प्टेड इनकम। तो वो प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होती है, जो भी जैसे कि लोकल अथॉरिटी की वो प्रॉपर्टी हो गई, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन की वो प्रॉपर्टी है, ट्रेड यूनियन, चैरिटी ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि अपने प्रॉफिट के पर्पस से उन्होंने वो प्रॉपर्टी नहीं ली है, या कोई हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन की उस प्रॉफिट के पर्पस से उनकी वो प्रॉपर्टी नहीं है और उनसे कोई उनको इनकम मिलती है, तो वो जो भी उस इनकम में है वो फुली एग्जम्प्ट इनकम होंगी। और उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो असेसी खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो हमारी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एग्जम्प्ट होगी। उसके बाद अगर उसका खुद का एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और उससे उसको कोई इनकम हो रही है, तो वो एग्जम्प्ट होगी। और अगर उसका कोई हाउस ऐसा था जो कि उसने खुद के रहने के लिए बनवाया था, पर वो अपनी जॉब या किसी भी रीज़न के कारण वहाँ प्रीवियस ईयर में नहीं रह पाया और उससे कोई इनकम होती है, तो वो एग्जम्प्ट होगी। उसके बाद आता है कि डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो अगर कोई भी मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको अपनी गोडाउन्स या वेयर हाउसेस को लेट आउट करने के लिए, जिसके लिए वो प्रोडक्ट्स की स्टोरेज कर सके कोई भी इंडिविजुअल, उसके लिए वो अपने गोडाउन या वेयर हाउस को लेट आउट करते हैं, और उससे जो भी उनको इनकम होती है वो ग्रोस टोटल इनकम से डिडक्ट होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80P सब सेक्शन 2। और अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, उनकी हाउस प्रॉपर्टी की जो ग्रोस टोटल इनकम है वो 20,000 से एक्सीड नहीं होती है, तो वो भी डिडक्ट होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि हम जिस तरह से इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स करेंगे उसका क्या फॉर्मेट होगा। तो एक साइड पर्टिकुलर्स, एक साइड अमाउंट लिख गए। उसके बाद सबसे पहले जो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी उसमें से लेस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्सेस जो कि ओनर पे करता है। उसके बाद कोई अनरियलाइज रेंट है जो कि कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है रूल 4 की, उसको लेस कर देंगे, उससे हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। फिर जो हमारी एनुअल वैल्यू आई थी उसमें से हम डिडक्शंस अंडर द सेक्शन 24 लेस करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी हमारी एनुअल वैल्यू आई है उसका 30% लेस करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसे भी हम लेस करते हैं हमारी एनुअल वैल्यू से। उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। इसमें हमारा लॉस भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जिस तरह से हमने फॉर्मेट को डिस्कस किया था, तो उसमें सबसे पहले हम हर एक चीज़ को अब डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले एनुअल वैल्यू क्या होता है, तो जो
हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे को ये पता हो कि एनुअल वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन करी जाएगी, किस मेथड से डिटरमाइन की जाएगी। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम का मतलब ये नहीं होता है कि जो भी हम रेंटल इनकम कमा रहे हैं, पर वो अमाउंट होती है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं बिल्डिंग को लेट आउट करने से ईयर टू ईयर। अब जो हमारी एनुअल वैल्यू जो है अगर वो हम अच्छे से डिटरमाइन नहीं करते हैं तो हमारी टैक्सेबल इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी की वो गलत आ सकती है, क्योंकि हमारे को यही होता है कि जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है वो हमारी एनुअल वैल्यू पे ही डिपेंड करती है। अब हमने कैसे अभी जो फॉर्मेट किया था उसमें कैसे किया था कि जो हमारी एनुअल वैल्यू कैसे निकाली थी, तो जो भी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसमें से हम म्यूनसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड रेंट को लेस कर देते थे। अगर अनरियलाइज्ड रेंट कब लेस करते हैं कि जब हमारी रूल 4 की कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होती हैं, उससे हमारी एनुअल वैल्यू आ जाती थी। तो अब सबसे पहले जो हमने एनुअल वैल्यू का मीनिंग कर लिया, तो अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं, तो अब वो करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि जो भी हमारा फेयर रेंट या म्यूनसिपल वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगी, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगी फर्स्ट स्टेप में हम उसको लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है कि जो भी हमारे फर्स्ट स्टेप से रिज़ल्ट आया कि या तो म्यूनसिपल वैल्यू ज़्यादा हुई या फेयर रेंट जो भी ज़्यादा हुआ, उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारा सेकंड स्टेप में आएगा और उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट का नाम देते हैं। फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है, जो हमने सेकंड स्टेप में एक्सपेक्टेड रेंट निकाला था और जो हमारे को एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, उन दोनों को कंपेयर करके जो भी ज़्यादा अमाउंट होगी उसे हम स्टेप थर्ड में लिखेंगे और वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब क्या होता है कि कई स्टेप हमारे को क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड रेंट गिवन होता है, कई क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं होता। तो जिन क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड रेंट गिवन होता है उसमें तो यही 3 स्टेप्स हमारे होंगे, पर अगर जिन क्वेश्चन में हमारा स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं होगा उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा। फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू जो भी ज़्यादा होगी उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट का नाम दे देंगे। फिर स्टेप सेकंड में जो भी हमारा स्टेप फर्स्ट में एक्सपेक्टेड रेंट आया है और जो भी हमारे को एक्चुअल रेंट गिवन होगा, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसमें जो भी अमाउंट हमारी ज़्यादा होगी वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है म्यूनसिपल टैक्सेस। तो म्यूनसिपल टैक्सेस क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल जो है उसकी प्रॉपर्टी पे या उसके हाउस पे हर साल जो टैक्स पे करता है उसे हम म्यूनसिपल टैक्स कहते हैं। म्यूनसिपल टैक्स जो है वो 2 टाइप से पे किए जाते हैं। अगर ओनर पे करता है तो वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से जो है लेस कर दिया जाता है, पर अगर टेनेंट मतलब जिसको हमने रेंट पर अपना हाउस दिया है वो पे करता है तो वो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या बात की है कि सिर्फ म्यूनसिपल टैक्स जो है वो ओनर ही पे कर सकता है और वो ही डिडक्ट होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स के टाइम पर। अगर कोई टेनेंट पे करता है तो वो लेस नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है अनरियलाइज रेंट। तो अनरियलाइज रेंट क्या होता है कि जब एक टेनेंट जो है वो पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट, मतलब कि जो रेंट की पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कुछ गड़बड़ करता है, उस सिचुएशन को अनरियलाइज रेंट का नाम दे दिया जाता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं रूल 4 की। अगर तो वो जो हमारा जिसने रेंट नहीं दिया है वो उस चीज़ को कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है टेनेंट, तो हम अपने अनरियलाइज रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनसिपल टैक्स के साथ लेस कर देते हैं। पर अगर वो सिचुएशंस जो हैं, कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल नहीं करता है टेनेंट, तो वो अनरियलाइज रेंट हम लेस नहीं करेंगे हमारे ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। अब उन्होंने क्या बात कही है कि जो म्यूनसिपल टैक्स है वो हम एडवांस में भी पे कर सकते हैं, और अगर पिछले साल से भी पिछले साल का कोई भी ऐसा है कि जो हमने पे नहीं किया है, एरियर है, तो वो भी हम पे कर सकते हैं प्रेजेंट ईयर में, करंट ईयर में या फिर असेसमेंट ईयर में। अब हम इसको अपने एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या आता है कि जो मिस्टर एक्स है वो 4 हाउसेस का ओनर है और वो उसने चारों हाउसेस को रेंट पर कर रखा है और वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर कवर किया जाता है। अब हमारे को फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है और हर एक केस में। तो रीज़न तो उन्होंने रीज़न भी मांगा हुआ है, पर
अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या पॉइंट आता है, म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है चारों केसेस की, फिर फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है और एक्चुअल रेंट दे रखा है। अगर आपको डी फैक्टो रेंट भी क्वेश्चन में गिवन हो तो इट मीन्स वो हमारा एक्चुअल रेंट है, इसलिए मैंने डी फैक्टो को ब्रैकेट में लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब हम अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू विच एवर इज़ हायर। तो सबसे पहले केस में हमारी म्यूनसिपल वैल्यू है 30,000 और फेयर रेंट है 36,000। तो इसमें से दोनों में से ज़्यादा कौन सा हुआ, 36,000। तो फर्स्ट के स्टेप में हमारे 36,000 आ गए। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में जो हमारा फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट आया और स्टैंडर्ड रेंट जो भी कम होगा, तो हमारे फर्स्ट स्टेप में 36,000 हमारा रिजल्ट आया था और स्टैंडर्ड रेंट है 30,000। इन दोनों में से कम कौन सा है, 30,000। तो सेकेंड स्टेप में हमारे 30,000 अमाउंट आएगी। फिर थर्ड स्टेप होता है एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, और हम सेकंड स्टेप वाले जो भी हमारी अमाउंट आती है उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट का नाम दे देते हैं। तो अब 30,000 और एक्चुअल रेंट है 40,000, ज़्यादा कौन सा है, 40,000। तो वो हमारा 40,000 थर्ड स्टेप में आ गया और वही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है। फिर हमारा सेकेंड केस देखते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू। तो हमारी म्यूनसिपल वैल्यू है 26,000 की और फेयर रेंट है 28,000 का। दोनों में से ज़्यादा कौन सा, 28,000। तो वो हमारे फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप आता है रिजल्ट पहले वाले का और फिर स्टैंडर्ड रेंट जो भी कम होगा। तो पहले वाले का रिजल्ट 28,000 आया और स्टैंडर्ड रेंट 35,000 है। इन दोनों में से कम कौन सा है, 28,000। तो सेकंड स्टेप में हमारा 28,000 आ गया। थर्ड स्टेप में हमारा एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट का जो कंपैरिजन करते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 28,000 है और एक्चुअल रेंट 30,000 है। तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, 30,000। तो थर्ड स्टेप में वो अमाउंट आ गई और हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी 30,000 हो गई। अब थर्ड केस में आता है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। पहला स्टेप, ज़्यादा अमाउंट जो भी होगी वो फर्स्ट उसमें अमाउंट आ जाएगी। अब म्यूनसिपल वैल्यू है 35,000, फेयर रेंट है 30,000, ज़्यादा कौन सा है, 35,000। तो वो हमारा थर्ड केस में सबसे पहले स्टेप में वो 35,000 आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप आता है रिजल्ट पहले वाले का और स्टैंडर्ड रेंट। पहले वाले का रिजल्ट हमारा 35,000 आया और स्टैंडर्ड रेंट है 36,000। इन दोनों में से कम कौन सा है, 35,000। तो हमारे सेकंड स्टेप में 35,000 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आया है 35,000 और एक्चुअल रेंट है 32,000। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, 35,000। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू और थर्ड स्टेप की अमाउंट आ गई 35,000। फिर फोर्थ स्टेप आते हैं। पहला होता है फोर रेंट और म्यूनसिपल फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो म्यूनसिपल वैल्यू हमारी 30,000 की है, फेयर रेंट 36,000 है। तो 36,000 हमारे पहले स्टेप में आ जाएंगे। सेकंड, फिर जो भी हमारा पहले वाले का रिजल्ट आया और स्टैंडर्ड रेंट, तो हमारा पहले वाले का रिजल्ट आया 36,000 और स्टैंडर्ड रेंट है 40,000। इन दोनों में से कम कौन सा है, 36,000। तो सेकंड स्टेप में वो आ जाएगा। थर्ड में एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट आ जाएगा। एक्सपेक्टेड हमारा 36,000 है और एक्चुअल 32 है, ज़्यादा कौन सा है, 36। तो थर्ड स्टेप में और हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 36,000 आ गई। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है। इस एग्जाम्पल में हमारे को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से एनुअल वैल्यू निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो वही कि इसमें हम वही अपने स्टेप्स करेंगे जो हमारे तीनों स्टेप होते हैं। अब इसमें हम 5 केस दे रखे हैं और हम इन पांचों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दे रखा है फेयर रेंट की वैल्यू दे रखी है, फिर म्यूनसिपल वैल्यूएशन दे रखा है, फिर रेंट रिसीव दे रखा है। स्टैंडर्ड रेंट सिर्फ हमारे को दो ही केस में दे रखा है, फोर्थ और फिफ्थ, और फिर म्यूनसिपल टैक्सेस हमारे को गिवन है। तो सबसे पहले हम अपने पहले स्टेप पर आते हैं कि फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यूएशन, इन दोनों में से जो भी हमारा ज़्यादा होगा वो हम फर्स्ट स्टेप में डालते हैं। तो सबसे पहले अब हमारे फर्स्ट केस में क्या है कि फेयर रेंट 30,000 है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन 25,000, ज़्यादा कौन सा है, 30,000। तो हमने इसमें अपने पहले स्टेप में 30,000 लिख दिया फर्स्ट केस में। और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसमें फेयर रेंट 25,000, म्यूनसिपल वैल्यूएशन 27,000, ज़्यादा 27,000 है। तो हमने वहाँ पर सेकेंड केस में 27,000 फर्स्ट स्टेप में लिख दिया। उसके बाद जो है
हमारा थर्ड केस आता है फेयर रेंट 28,000, म्यूनसिपल वैल्यूएशन 29,000। ज़्यादा कौन सा है? 29,000 वाला। तो हमने अभी इसमें अपना थर्ड स्टेप में 29,000 अपनी प्रॉपर्टी में फर्स्ट स्टेप में 29,000 लिख दिया। उसके बाद जो है हमारा फोर्थ स्टेप आता है, इसमें हमारे को फेयर रेंट गिवन नहीं है फोर्थ और फिफ्थ केस में। तो जो भी हमारी म्यूनसिपल वैल्यूएशन है जैसे कि 25,000 और 26,000, यही हमारे फर्स्ट स्टेप में आ जाएगी। तो देखो हमने फोर्थ और फिफ्थ में 25,000 और 26,000 किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें हम जो हमारा फर्स्ट केस से रिज़ल्ट आया है और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करते हैं, और जो भी अमाउंट उसमें से कम होती है उसको हम राइट डाउन कर देते हैं। तो अब इस केस में हमारे को स्टैंडर्ड रेंट सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी में ही गिवन है। तो सेकंड केस सिर्फ जो हमारा सेकंड स्टेप है वो फोर्थ और फिफ्थ में ही लगेगा। स्टैंडर्ड रेंट एक में 24,000 है, एक में 27,000 है, और हमारे को यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया था फोर्थ स्टेप में वो 25,000 आया था, पर 24,000 उसका स्टैंडर्ड रेंट था। तो उन दोनों में से कम अमाउंट कौन सी थी? 24,000। तो हमने यहाँ पर वो लिख दी। अब फिफ्थ केस में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें डेट ऑफ कंप्लीटेशन भी दे रखा है 1/10/2020 को। ये जो फिफ्थ केस है इसमें काम पूरा हो रहा है। इट मीन सिर्फ 6 महीने हमारा काम हुआ है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का। तो उस हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। सो यहाँ पर उन्होंने देखो किस तरह से किया है कि 26,000 जो है वो अमाउंट ज़्यादा आ रही थी। मतलब जैसे कि उन्होंने क्या बात कही थी कि हमारा फर्स्ट में 26,000 आ रहा है फर्स्ट स्टेप में, और उन्होंने स्टैंडर्ड रेंट हमारे को दे रखा था 27,000। इसमें से कम अमाउंट कौन सी है? 26,000। तो वो हमारी उसके सेकंड स्टेप में आएगी, पर उसने सिर्फ 6 महीने ही काम किया है, उसका सिर्फ 6 महीने का काम था। तो 26,000 को हम 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13,000 हमारे सेकेंड स्टेप की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे को यहाँ पर एक्चुअल रेंट प्रोवाइड करवा रखा है। फर्स्ट केस का हमारा 28,800 है, और हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 30,000 का था। और 30,000 और 28,800 इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा? 30,000। तो थर्ड स्टेप में हमारा 30,000 आ जाएगी अमाउंट। और उसके बाद उन्होंने क्या बात कही है, सेकेंड केस में 30,000 की एक्चुअल रेंट की अमाउंट है, और जबकि जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है वो 27,000 का है। तो उन दोनों में से ज़्यादा कौन सा? 30,000। तो वो हमारा थर्ड स्टेप की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद थर्ड केस में जो है 27,600 एक्चुअल रेंट की वैल्यू है, और हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट 29,000 आया है। तो जो हमारा 29,000 है वो ज़्यादा है हमारा एक्चुअल रेंट से, तो वो हमारी थर्ड स्टेप की अमाउंट आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद फोर्थ स्टेप में जो है वो 24,000 हमारा, नहीं सॉरी 30,000 जो है वो हमारा एक्चुअल रेंट है, और हमारा जो सेकेंड केस में एक्सपेक्टेड रेंट आया था वो 24,000 था। तो 30,000 हमारा उससे ज़्यादा हुआ, तो थर्ड स्टेप में हमारा 30,000 से आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ केस में उन्होंने बता रखा है कि वो 2,000 पर मंथ उसको रेंट रिसीव हुआ है। तो 6 मंथ्स का ही काम था, तो 2,000 इंटू में 6 कर देंगे तो 12,000 आ जाएगा, और 13,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट था। 13,000 ज़्यादा हुआ तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो हमारा 13,000 आ जाएगा। मतलब सॉरी, हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें 13,000 की हमारी अमाउंट आ जाएगी। और ये हमारा सारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू की अमाउंट आई है। इसमें से अब हम म्यूनसिपल टैक्स को लेस करेंगे जो कि हमारे को क्वेश्चंस में गिवन है। तो फर्स्ट केस में उन्होंने हमारे को प्रीवियस ईयर 2021 का 2,500 म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है, तो हम उसको 30,000 से लेस कर देंगे तो एनुअल वैल्यू 27,500 आ जाएगी। सेकेंड केस में उन्होंने प्रीवियस ईयर का और उससे भी प्रीवियस ईयर का दे रखा है 5,400 टोटल, तो उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि हमने वो पॉइंट पढ़ा था कि चाहे एडवांस हो चाहे एरियर हो म्यूनसिपल टैक्स को लेस कर देते हैं अगर वो पिछली बार टैक्सेबल नहीं हुआ था या आने वाले टाइम में टैक्सेबल तो वो नहीं हुआ है, तो उस टाइम पर हम उसको लेस कर देते हैं। तो इसमें हमने 5,400 लेस कर दिया, 24,600 एनुअल वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड केस है उसमें हमारे को प्रीवियस ईयर की और क्या कहते हैं 21 और 22 जो हमारा असेसमेंट ईयर है उसके उन्होंने पे कर दिया है, तो वो 5,800 है, तो हम उसको भी लेस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्स को ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। 23,200 हमारा थर्ड केस का एनुअल वैल्यू आ जाएगा। फिर फोर्थ केस में हमारे को उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना म्यूनसिपल टैक्स पे ही नहीं किया, तो हमारी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू थी वही हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ केस में उन्होंने बोला है कि उन्होंने पे किया है 1,400 फॉर 6 मंथ्स, तो हमारे को यहाँ पे कुछ डिवाइड करने की नीड ही नहीं हुई कि उन्होंने सिर्फ 6 मंथ्स का ही पे कर रखा है। तो 1,400 लेस कर देंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, तो हमारी नेट एनुअल वैल्यू 11,600 की आ जाएगी।
अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। तो उस सिचुएशन में मतलब कि ये केस वो है कि जब बिल्डिंग को हमने लेट आउट करा है, रेंट पर दिया है, तो उस सिचुएशन में किस किस टाइप से हमारी कंडीशंस आएंगी या क्या क्या सिचुएशंस आएंगी जिससे हम अपनी एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू in case of let out house which neither remains vacant during any part of the previous year nor is there any unrealized rent। तो हमारे को एनुअल वैल्यू उस केस में कैलकुलेट करनी है जबकि बिल्डिंग जो है वो लेट आउट है और वो बिल्डिंग किसी भी महीने में पिछले साल वैकेंट नहीं रहा, खाली नहीं रही है, रेंट पर ही चढ़ी रही है और कोई भी अनरियलाइज रेंट हमारा वहाँ पर नहीं था। तो ये वही वाला केस है जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसमें से म्यूनसिपल टैक्स को लेस कर देंगे तो हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी, वही वाला केस था ये। तो अब हम सेकेंड केस पर आते हैं। Computation of annual value in case of let out house which remains vacant for whole or any part of the previous year। तो वो वाला हमारे को केस आ जाता है कि हमारे को एनुअल वैल्यू तब कंप्यूट करनी है कि बिल्डिंग तो लेट आउट ही है पर वो वैकेंट खाली रहती है पूरे साल के लिए या फिर कुछ पार्ट के लिए प्रीवियस ईयर में। तो वो हमारे ये किस तरह से एनुअल वैल्यू निकलेगी उस केस में वो डिस्कस करते हैं। तो अगर जो है वो फुल ईयर वैकेंट रहा है घर तो वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगी वो नील आएगी। पर अगर जो है कुछ पार्ट के लिए वो प्रीवियस ईयर में वैकेंट रहा है, मतलब कि कुछ समय के लिए वहाँ पर कोई भी किराएदार नहीं आया था, उस टाइम के लिए वो वैकेंट रहा है, तो उस टाइम पर हमारी एनुअल वैल्यू किस तरह से निकलेगी वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो है वो जो हाउस है वो वैकेंट रहा है कुछ पार्ट के लिए, चलो कि जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम सपोज़ करते हैं कि वो 2 या 3 महीने के लिए जो घर है वो खाली रहा कि एक किराएदार छोड़कर चला गया और दूसरे किराएदार आने में उसको 2-3 महीने लग गए ढूँढने में, और जब वो आया तो मतलब वो 2-3 महीने तक वो घर जो है वो खाली रहा। तो एक्चुअली जो उसको रेंट मिलना चाहिए था वो उसको 12 मंथ्स का पूरा मिलना चाहिए था, पर उसको वो 2 या 3 महीने जो उसको किराएदार नहीं मिला, उस करके उसको 9 या 10 मंथ्स का रेंट मिला, मिलना उसको 12 चाहिए था। तो इस केस में क्या करते हैं कि जो हमारा थर्ड स्टेप होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का निकालने का, कि जो हमारे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का हम कंपैरिजन करते हैं। तो इस केस में जो एक्चुअल रेंट होता है हम वो सपोज़ करते हैं कि हमारा वो एक्चुअल रेंट जो है वो 12 मंथ्स का ही रिसीव हुआ है और उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। पर जब अगर हमारा उस केस में एक्चुअल रेंट जो है वो ज़्यादा होता है तो उस केस में जब हम इसको लिखते हैं तो एक्चुअली जो हमारे को रिसीव हुआ है 9 और 10 मंथ्स का वो हम स्टेप 3 में लिखते हैं। सपोज़ करें कि हमारे को एक्चुअल रेंट 1,20,000 रिसीव होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 1 लाख है, पर हमारे को वो जो वैकेंट रहा उसके कारण जो रेंट रिसीव हुआ है वो 90,000 का रिसीव हुआ है। तो अब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज़्यादा है। अगर हम ये वैकेंट पीरियड का सिस्टम ना देखें तो हम गलती करेंगे कि हम एक्सपेक्टेड रेंट को ले लेंगे जबकि यहाँ एक्चुअल रेंट आना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअली हमारे को रिसीव होना था वो 1,20,000 रिसीव होना था, पर वो वैकेंट रहने के कारण हमारे को रिसीव नहीं हुआ। तो इस केस में हम एक्चुअली जो हमारे को रिसीव होना चाहिए था उसके साथ एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद अगर हमारा एक्चुअली जो हमारे को रिसीव होना चाहिए था, जैसे इस केस में हमारे को 1,20,000 रिसीव होना चाहिए था पर वैकेंट रहने के कारण वो हमारे को 90,000 रिसीव हुआ, तो वो 90,000 हमारा जो है इसमें थर्ड स्टेप में आएगा और वही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। अब सेकंड केसेस में क्या आता है कि अगर कोई जो रेंट रिसीव्ड है वही हमारी एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, तो उस केस में हमारे को वैकेंट पीरियड को देखने की नीड ही नहीं है, तो हम सीधा उसमें रेंट रिसीव्ड वाली अमाउंट को डाल देंगे और वही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। अब हम इस केस को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बात कही है
हमारे को एनुअल वैल्यू निकालनी है हाउस की फॉलोइंग केसेस में। एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख है, हाउस लेट आउट हो रहा है 10,000 पर मंथ पे, और जो टैक्स ओनर पे कर रहा है वो ₹9,000 है, और ये जो टैक्स है वो हमारा 10% म्यूनसिपल वैल्यू है। और उसके बाद उन्होंने बता रखा है कि हाउस जो है वो 1 मंथ के लिए फर्स्ट केस में वैकेंट रहा और 3 मंथ्स के लिए सेकेंड केस में वैकेंट रहा। तो इन दोनों केसेस के लिए एक्सपेक्टेड रेंट, लेट आउट वैल्यू और ओनर ने जो टैक्स पे किया वो सेम ही है। तो सबसे पहले केस में हम अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू को किस तरह से निकालेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट उन्होंने दे रखा है हमारे को 1 लाख, और जो हमारे को रेंट रिसीव हुआ है 11 मंथ्स का वो है 1,10,000। अब इस केस में जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है वो तो कम है रेंट रिसीव से, रेंट रिसीव हमारा 1,10,000 है। तो इसमें हमारे को एक्चुअली जो हमारे को अमाउंट रिसीव होनी चाहिए उसके साथ एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी रेंट रिसीव ज़्यादा है। तो हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी वो 1,10,000 होगी। ये आपको वर्किंग नोट्स बनाने की इसमें नीड नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो इधर देखें कि मैंने आपको जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई थी वो हमारी 1,10,000 आ गई थी। हमारे 9,000 के म्यूनसिपल टैक्स ओनर ने पे किए, तो उसको लेस कर देंगे तो एनुअल वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस आता है कि जब वो 3 मंथ्स के लिए वैकेंट रहा, तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 1 लाख का था, रेंट रिसीव 9 मंथ्स का हमारे को 90,000 का हुआ। अब इसमें हमारे को 10,000 जो है वो कम हो रहा है रेंट रिसीव, मतलब कि जो रेंट रिसीव है वो 90,000 है और एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो 1 लाख है। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो रहा है रेंट रिसीव से। तो अगर हम यहाँ पर एक्चुअली जो हमारे को रिसीव होना चाहिए उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे तो एक्सपेक्टेड रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। तो हमें यहाँ ये गलती नहीं करनी है, हमारे को यहाँ देखना है कि एक्चुअली हमारे को कितना रिसीव होना चाहिए था 1,20,000, पर वो वैकेंट रहने के कारण हमारे को 90,000 रिसीव हुआ। तो हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअली जो उसको रिसीव होना चाहिए था उसको कंपेयर करेंगे। तो वो हमारा एक्चुअल रेंट ज़्यादा आ रहा है, जो उसको रिसीव होना चाहिए था 1,20,000 ज़्यादा है 1 लाख से। तो जो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी वो हमारी 90,000 होगी, जो हमारे को रेंट रिसीव्ड हुआ है। तो हमारे को यहाँ पे देखो हमने 90,000 करा हुआ है, उसके बाद जो उसको 9,000 म्यूनसिपल टैक्स जो है वो रिसीव हुआ उसको और पेड किया, सॉरी, तो उसको लेस कर देंगे तो उससे हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी 81,000 की। अब इसमें नेक्स्ट केस आता है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस विच डज नॉट रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर बट देयर इज़ अनरियलाइज रेंट। तो हमारे को एनुअल वैल्यू की अमाउंट निकालनी है उस केस में कि हाउस जो है वो लेट आउट है और वो पिछले साल किसी भी महीने खाली नहीं रहा है और यहाँ पर कोई अनरियलाइज रेंट है। तो अगर यहाँ पर कोई अनरियलाइज रेंट है पर वैकेंट कुछ नहीं रहा, तो जैसे कि हमने अपने उस फर्स्ट केस में निकाला था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली, अपना म्यूनसिपल टैक्स जो ओनर ने पे किया उससे लेस कर दिया। उसके साथ साथ अगर हमारा रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई है अनरियलाइज रेंट की, उसके साथ म्यूनसिपल टैक्स के साथ साथ हम उसको भी लेस कर देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, तो हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस विच रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग ए पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड देयर इज़ अनरियलाइज रेंट को कंप्यूट करना है। लेट आउट हाउस है और वो वैकेंट रहा है प्रीवियस ईयर में कुछ पार्ट के लिए और अनरियलाइज रेंट है। तो जिस तरह से हमने अपने सेकंड केस में किया था कि हम वैकेंट केस में किस तरह से ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालते हैं उस तरह से ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपनी जो हमारा म्यूनसिपल टैक्स लेस करते हैं उसके साथ अनरियलाइज रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस कर देंगे। अगर अनरियलाइज रेंट की जो रूल 4 की कंडीशंस है वो सेटिस्फाई वो कर रहा होगा तो हम उसको भी वहाँ से लेस कर देंगे, उससे एनुअल वैल्यू आ जाएगी। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम बाकी के टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ डू कमेंट्स। एंड अगर आपको मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरी जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय जीमेल ID graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।